सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर फितना, फसाद, अफरा तफरी, एक सियासी कशमकश है मुल्क के अंदर। और इमरान खान साहब जिस तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई हुई, वो कहते हैं कि मुझे कत्ल करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, फिर मुझे बलूचिस्तान लेके जाते हैं। ऐसी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, हालिया तारीख में, कि किसी रहनुमा को अगर कोई गिरफ्तार करने जाते हैं या अदालतों पे आते हैं तो इतने लोग लेकर आते हैं, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जिस तरह लड़ा जाता है। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी गिरफ्तार हुए थे, मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब भी हुए थे। उन्होंने बड़ा एक ग्रेसफुली अपनी गिरफ्तारी दी थी और अदालतों में जाते थे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कत्ल किया जाएगा, मुझे खौफ है, डर है। इमरान खान को खौफ है, डर है राना सनावला से। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जेल से खतरा नहीं है उनको, जेल से डर नहीं है, यानी कि उनको डर है तो राना सनावला से डर है। और रियासत बड़ी ताकतवर होती है, उसके सामने तो 5 मिनट भी कोई खड़ा नहीं हो सकता। जिस तरह मरियम नवाज ने आज कहा है कि रियासत अपना किरदार अदा करे और एक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कानून की, और कानून की बालादस्ती, यानी कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कानून के अमल दरामदी के लिए एक पूरी फोर्स के साथ कानून के सामने सब बराबर हैं। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा है, सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। और मेरे साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, कालमनिस्ट हैं और कानूनदान हैं। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने सर। थैंक यू वेरी मच। अरे इमरान खान चैलेंज कर रहे हैं इदारों को, रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, तो तस्लीम करते हैं? देखिए, दुनिया की तारीख में जो अगर रिटर्न हिस्ट्री है उसमें अगर आप देखें तो सुकरात को जब कहा गया कि भाई इसको सज़ा मिली कि ये नौजवानों को बहकाता है और उसको सज़ा मिली कि भाई इसको जहर का प्याला पीना पड़ेगा, तो उसके नौजवान दोस्त साथी पहुँचे, जेल तोड़कर आए कि भाई चलो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं कानून को अजीम समझता हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, कल कोई और होगा तो मैं जहर का प्याला पीऊँगा। ये रिटर्न हिस्ट्री है। ये जो बागी होते हैं वो भी कानून को मानते हैं। फेडरल कास्ट्रो ने भी अदालत में पेशी दी और लेनिन ने भी इस तरह किया, दीगर लोगों ने भी इस तरह किया। ये कहता है कि भाई रियासत को चैलेंज करता है, जत्थे लेकर आता है। इससे ज़्यादा जत्थे तो अकबर भुट्टी शहीद के साथ थे, या खैरबख्श मरी के साथ थे, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो मोस्ट पॉपुलर पर्सन, महात्मा गांधी मोस्ट पॉपुलर, जवाहरलाल नेहरू, बादशाह खान, उन्होंने चैलेंज नहीं किया। ये डरपोक किस्म का आदमी है, सियासी आदमी नहीं है। और ये जो कुछ कर रहा है, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, मैं हर चैनल पे ये कह रहा हूँ, ये सेंट्रल पंजाब का अपर मिडिल क्लास का झगड़ा है, गरीब आदमियों का भी नहीं है। और ये जिस तरह ये कर रहा है जत्थागिरी, ये आप समझे कि कल तालिबान आकर आपका इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें। तो इससे मेरे ख्याल से मैं समझ रहा हूँ कि बहुत से इदारों के जो लोग हैं, मुख्तलिफ इदारों के जो सेंट्रल पंजाब से जिनका ताल्लुक है, वो जो चीज़ कर रहे हैं उससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। सही। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं, जीडीए के सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आपको सलाम कर रहे हैं, बैरिस्टर अली ताहिर साहब तज्जिया निगार हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। मेरे भी सलाम पहुंचा दीजिए। बैरिस्टर साहब, जत्थागिरी यानी कि जत्था लेकर जाना अदालतों में और रियासत के साथ लड़ना इमरान खान का, ये रेजिस्ट है, ये उनका वाकई हक है इस तरह करना, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि हक है, लेकिन 2-3-4 चीज़ें हैं जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक तो पुलिस की इनकॉम्पिटेंस बिल्कुल सामने नज़र आ गई, क्लियरली। अगर 2000 कारकुन एक सियासी जमात का ये पुलिस नहीं संभाल सकती, और वो भी सिर्फ पंजाब की पुलिस नहीं, इस्लामाबाद की पुलिस भी, केपी की पुलिस भी, सारी ये 3
जो है जुरिस्डिक्शंस की पुलिस में लाके, तो बड़ा एक सवालिया निशान जो है इस पुलिस के ऊपर बनता है। नंबर 2 फिर है प्रायोरिटीज़। हमने ये देखा है कि जिस वक्त हम भी जानते हैं नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे इन्फोर्स होते हैं, हमने इन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने कई दफ़ा देखा है। हमने ये भी देखा है कि एक ऐसा बंदा जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकले हुए थे, उसने 10-12 लाख रुपए रेडिंग पार्टी को रिश्वत दी और पुलिस ने आगे पीछे जाके रिपोर्ट लिखी जी कि वो हम गए तो थे मगर ये भाग गया, लिहाजा अब कार्रवाई आगे की जाए, इसको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए, ये कोर्ट के सामने आके पेश नहीं होना चाहता। तो कराची के अंदर आपने देखा कि रोज़ किस तरह स्नैचिंग हो रही है कराची के, यानी मैं और आप जैसा आदमी भी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं रखते, ब्यूरोक्रेट नहीं है, जज नहीं है या जनरल नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, गार्ड नहीं है, तो हमें भी रात को 10 बजे के बाद बाहर निकलते हुए डर लग रहा होता है कि कब कोई आए और निकाल के कहे कि ला भाई अपना फ़ोन शून निकाल। वहाँ पर किसी को याद नहीं आया कि सिंध के अंदर भी किसी और सूबे की पुलिस भेज दी जाए, लेकिन प्रायोरिटी पूरी हुकूमत की थी एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इंश्योर कराने की कि भाई जो कानून है वो इस एक समान पार्क में जो बंदा है इसके लिए। हालांकि एट द सेम टाइम नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट राना सनाउल्लाह साहब के भी एक निकले हुए थे। तीसरी बात सर इसके अंदर ये है जो अब जो समझने वाली बात है कि पॉलिटिकल हिपोक्रेसी लेट बेयर हो गई है। खान साहब के बच्चे जो हैं वो रहते हैं लंदन के अंदर। यहाँ पर खान साहब ने जिन बच्चों को कहा है, मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि इन सियासतदानों के पीछे अपनी ज़िंदगियों को ख़राब ना करो। ये कल को तुम्हें नहीं पूछेंगे, ये कल को तुम्हें तब पूछेंगे जब तुम अच्छे डॉक्टर होगे, इनको सर्जरी करानी होगी, अच्छे वकील होगे, इनका केस तुम्हारे पास आएगा, फिर ये तुम्हारे दफ्तर के बाहर आके बैठेंगे, वेट भी करेंगे। लेकिन अगर तुम इनके लिए वैसे पुलिस वालों से लड़ने चले जाओगे, तुम्हारी ना कोई इज्जत होगी, ना कोई तौकीर होगी, अपनी भी ज़िंदगी ज़ाया करोगे और अपने माँ बाप ने जिन्होंने इतनी मेहनत तुम लोगों के ऊपर की हुई होती है वो भी ज़ाया होती है। चौथी बात सर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये फिर मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक और FIR हो गई है। तकरीबन कोई 80 से ऊपर FIR खान साहब के ऊपर हो गई हैं। ये भी हमने देखा है कि जिस वक्त कोई ताकतवर बंदा की नज़र जो है वो ख़राब हो किसी के ऊपर, तो फिर एक के बाद एक FIR, एक के बाद एक FIR। और शुक्र करें कि पाकिस्तानी पुलिस अभी इतनी कॉम्पिटेंट नहीं हुई कि उन्होंने 9/11 का इल्ज़ाम भी इमरान खान पे नहीं डाल दिया, या वो नहीं डाल देती जिसके ऊपर उन्होंने डालना होता है। बाकी 10-12 मोबाइलें जलाना, 60-65 एहलकार ज़ख्मी हो जाना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाना, खौफ और हिरास फैल जाना, वहशत फैल जाना, ये तो आम FIRs के मतन होते हैं और ये पुलिस हमेशा इन चीज़ों के बारे में झूठ बोलती है, तो इनकी FIRs को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पांचवा और आखिरी पॉइंट सर, सारा ये जो मामला है ये है अबाउट द तोशा खाना केस, जो एक क्रिमिनल केस इन नेचर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक्यूज ने हर पेशी के ऊपर अदालत के सामने जाके खड़ा होना है, लेकिन ये जो तोशा खाना की डिटेल्स आ गई हैं और जिस तरह BMW और मर्सिडीज़ें ली गई हैं और ख्वाजा आसिफ ने घर ही नहीं छोड़ी, शाहिद खान अब्बासी ने घर ही नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा थी हमारी, मिली हमें थी। तो मैं समझता हूँ अब ये केस भी यार एक नॉन डिक्लेरेशन के केस के ऊपर ये जो सेल्फ कैनिबलाइजेशन है ना जो सियासतदान अपने साथ कर रहे हैं, ये फिर तीसरी और चौथी कुव्वत कोई ताकत मिलती है कि खान आएगा तो वो कहेगा इनको सारों को पर्चे दो, पकड़ लो, अंदर डाल लो, वो आएंगे तो ये कहेंगे। इससे बड़ी बड़ी डकैतियाँ अभी सुपर हाईवे पे चलते हैं, हम मैं आपको दिखाता हूँ सिंध की ज़मीनों को कैसे जो है वो 100-100, 150-150 एकड़ के ऊपर कब्जा हुआ है, लेकिन सारी जो प्रायोरिटी स्टेट की नजर आती है वो एक सिविलियन लीडर के ऊपर नजर आती है। वो खान के दौर में भी यही थी। हमेशा इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क या बेनजीर भुट्टो रही है, या इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क नवाज शरीफ रहा है, और अब इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क इमरान खान हो गया है। लेकिन जो असल करप्शन करने वाले लोग हैं वो आज भी ताकतवर बंदूक की जोर के ऊपर इस सोसाइटी में ना सिर्फ खुलेआम घूम रहे हैं बल्कि आज भी डिक्टेट कर रहे हैं कि ये हुकूमत में होगा और ये नहीं होगा। डॉक्टर साहब, रियासत को चैलेंज कर रहे हैं इमरान खान साहब, जिस तरह जत्थे लेकर जिस तरह हमले किए गए हैं पुलिस के ऊपर, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? तो दोनों तरफ से जो है ना मामला ऐसे है ना, पुलिस भी तो जत्थे लेके जाके वारंट एग्जीक्यूट कराई जा रही। मैं बैरिस्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये तो नॉन बेलेबल वारंट्स इंश्योर करने के लिए होते हैं कि जी मुलजिम पेश हो कोर्ट के अंदर कभी भी, और सैकड़ों हजारों वारंट्स लोअर कोर्ट से निकल रहे होते हैं मुख्तलिफ ट्रायल्स के अंदर कि जी आप बंदे को जो है ना ला के पुलिस पेश करे,
उनके एग्जीक्यूट करे कि जी वो पेश हों कोर्ट के अंदर। तो ये तो इसी किस्म का वारंट था जिसके लिए, क्योंकि उसमें कोई ना उनको गिरफ्तार होना था या नहीं, वो किसी वजह से जो है शायद वो नहीं जाना चाह रहे थे, या वो ये महसूस कर रहे थे कि जी उनकी गिरफ्तारी तय हो चुकी है तो मैं बाहर निकलूंगा तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। उनकी अपनी अप्रीहेंशन थी। लेकिन अब बुनियादी बात यह है कि रियासत ने तो तमाम कोशिश कर ली अपनी ना, मतलब मैं समझता हूँ कि उस दिन जो डॉक्टर साहब ब्रेक है, ब्रेक के बाद आता हूं, यहीं से आपको लूंगा, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब अपनी बात को खत्म करें। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब मैं यही कह रहा था कि बुनियादी बात ये थी कि एक वारंट की एग्जीक्यूशन जो होती है वो हजारों के पुलिस वालों के साथ नहीं होती। आई थिंक ये कि अब ये सियासी मसला बन गया है। लग ऐसे रहा है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है या उनके जो बैकर्स कह रहे हैं या उनके जो साथी हैं वो चाहते हैं कि जी खान साहब को अरेस्ट किया जाए किसी तरीके से भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आगे से रेजिस्टेंस हो रही है, अब उस रेजिस्टेंस में आप उसको कह दें कि जी उनके पास दहशतगर्द हैं, उनके पास मिलिटेंट्स हैं, तो ये बात अब फरोई हो गई, इसलिए कि अब मामला दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, दो पॉलिटिकल सोचों के दरमियान हो गया है। और अब उसके अंदर सीधी सही बात है कि खान साहब अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब पॉइंट ऑफ जो कंटेंशन हो गया कि जी एक साइड चाहती है कि जी किसी भी सूरत में खान साहब को अरेस्ट किया जाए, और खान साहब अब ये इस बात को तय करके बैठे हैं कि जी इनको जब तक मैं रोक सकता हूं कि मुझे अरेस्ट न करें, ये पॉलिटिकली खराब हो रहे हैं। तो इस सारे अमल में जो दो वाकयात हुए जमान पार्क में, एक जब पुलिस की हुई क्लैशेज हुई, एक जब उनके घर पे रेड किया गया, और जो कुछ कल इस्लामाबाद में हुआ है उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत की रिट जो है वो बिल्कुल कमजोर होती चली जा रही है। और अगर जितनी देर वो ये कोशिश करते रहेंगे कि उनको अरेस्ट करें और वो बचते रहेंगे तो गवर्नमेंट की तो और रिट कमजोर होती चली जाएगी। और मैं समझता हूँ कि पीडीएम की गवर्नमेंट को इन टोटो अब इसको लेना चाहिए। लग ऐसा रहा है कि पीएमएलएन सारा ये कर रही है, पीएमएलएन को भी ये सोचना पड़ेगा कि उसके इत्तेहादी क्या कर रहे हैं, और इत्तेहादी सारे अमल में शामिल हैं। जो कुछ ये हो रहा है उसमें ये नहीं कि शहबाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली जो दूसरे अलायज हैं उनके वो भी शामिल हैं, बशमूल जनाब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी और उनकी पार्टी के। तो मेरी नज़र में ये जो आने वाले दिन हैं ये बड़े सीरियस कंटेंशन के दिन होने जा रहे हैं, और पॉलिटिकली अब मामला यहाँ पे आके बैठा खड़ा हो गया है कि जी एक साइड चाहती है कि खान साहब को अरेस्ट किया जाए, और खान साहब का ये एम है कि जी मैं अरेस्ट ना हूँ। तो ये सारे अमल के अंदर जितनी ज्यादा क्लैशेज होंगी उतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। मुआशी एतबार से हम पहले ही बहुत मसाइल में घिरे हुए हैं, और आने वाले दिनों में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो पाकिस्तान के अवाम बेचारे सफर करेंगे। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रिट कमजोर हुई है, गवर्नमेंट की रिट नजर नहीं आ रही क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं गिरफ्तार होने की, इमरान खान रेजिस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इदारे आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसकी वजह से माशरे में अनारकी फैल रही है, और पाकिस्तान की तारीख में ये इस तरह का इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ। पॉपुलर इस मुल्क में मुजीबुर रहमान था, उसने भी कभी रेजिस्ट नहीं किया जब उसको ढाका से गिरफ्तार किया गया, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने भी कभी रेजिस्ट नहीं किया। अभी ट्रंप आजकल कह रहा है कि भाई मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं ट्यूसडे के दिन, सब लोग इकट्ठे हो जाना। और दूसरा इमरान खान है, क्यों घबराता है भाई? जेल में जाना सियासतदान के लिए, सियासी वर्कर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ इस मुल्क में हो रही है, अनारकी फैल रही है या फैलाई जा रही है, उस हिसाब से तो इस मुल्क के लिए आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर में कोई अच्छे सौगात तो नहीं है। अब ये इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स देखें क्या होगा। इससे ज़्यादा ताकतवर जथेबाज पाकिस्तान में लोग रहे हैं, उन्होंने भी गिरफ्तारियाँ दी हैं, ये नहीं दे रहा है। और ये मुझे समझ नहीं आती लोग उसको क्यों जो है कहते हैं कि भाई इससे ज़्यादती हो रही। कौन सी ज़्यादती हो रही है? अदालतों में कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने साथ 5,000 या 2,000 लोग लेकर गया था क्या? मतलब ये क्या है? मतलब ही इज़ चैलेंजिंग द सिस्टम, ही इज़ नॉट चैलेंजिंग। पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब में एक एलिमेंट है जो कि चैलेंज कर रहा है, उसके फार रीचिंग इफेक्ट्स
पाकिस्तान पर होने हैं, इदारों पर होने हैं। आप इस एंगल से भी तो चीज़ें आप देखें। अब बैरिस्टर साहब चैलेंज कर रहे हैं रियासत को, जिस तरह गवर्नमेंट को, जिस तरह गवर्नमेंट की रिट कमजोर हो रही है, इमरान खान साहब जिस तरह कर रहे हैं, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब ने, आप इससे एग्री करते हैं? सर मैं तो समझता हूं कि अपने अपने वक्त में सबने कोशिश की है। कोई एटलीस्ट रिसेंट हिस्ट्री आप उठा के देख लें, वो ज़्यादा पुरानी बात तो हम छोड़ देते हैं। मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा, और नवाज शरीफ साहब का भी मुझे याद है काजी को बताना चाहता हूँ वोट को इज्जत दो, और ज़ाहिरा खान साहब भी अब वो उसी एक सियासी ब्रीड में से हैं। ही इज़ नो डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन सो फार एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन्हीं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के पीछे भाग रहे होते हैं। वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ले दे के किसी तरह हुकूमत में आ जाया जाए और इन्जॉय किया जाए, और बाकी चीज़ बाद में देखी जाएगी। उसी के रिपरकशंस पाकिस्तान आज 2023 में भी सफ़र कर रहा है, और यही अगर हालात रहे, अगर हमारे सियासतदानों ने ये बैठ के नहीं सोचा कि पॉइंट 1 से दोबारा शुरू करना है, सब ने मिल के साथ बैठना है, चीज़ों को देखना है, आगे कैसे लेके चलना है, एक दूसरे की विक्टिमाइजेशन को ख़त्म करना है, तो ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। और बड़ी दुख के साथ ये कहना चाहता, मतलब ये दुख के साथ मुझे ये बात लगती है कि वेस्ट का इंटेलेक्चुअल तो ये बात कर रहा है, यानी वेस्ट का इंटेलेक्चुअल अगर जो पाकिस्तान पे लिखता है उसको आप उठा के देखें तो वो तो यही बात कर रहा है कि सेल्फ कैनिबलाइजेशन को ख़त्म करो, लेकिन जो पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल है वो कंप्लीटली दो धड़ों में बंटा हुआ है। या अगर वो जो है पीटीआई के साथ है तो इस वक्त जो है वो बस पीटीआई के साथ है, अगर वो पीडीएम के साथ है तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो पीडीएम के साथ है। और वो एक मुझे याद आ जाता है कि ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कि वो जो 5th जनरेशन एक पूरी प्रिपेयर की गई थी और खान साहब के वक्त में प्रिपेयर की गई थी और पीडीएम को अटैक करने के लिए प्रिपेयर की गई थी, वही 5th जनरेशन आज अपने ही मालिकों ने जिन्होंने उनको बनाया था, वो फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर की एक फिल्म आई थी कि जिसके अंदर वो फ्रैंकनस्टाइन बना तो देता है लेकिन वो फिर उसके भी कंट्रोल से निकल जाता है। इस वक्त चीज़ें उस कंट्रोल से निकल चुकी हैं। मुझे इस बात कहने में कोई कबाहत नहीं है कि इस वक्त सबसे पाकिस्तान का जो पॉपुलर लीडर है वो इमरान खान है, लेकिन मुझे ये बात कहने में भी कोई कबाहत नहीं है कि ये जो पॉपुलैरिटी है ये ऊपर नीचे होती रहती है। आज अगर खान साहब पॉपुलर हैं और पीडीएम पॉपुलर नहीं है तो आज से 1 साल पहले अप्रैल के वाक़यात, पिछले साल अप्रैल से पहले, ये नो कॉन्फिडेंस से पहले भी हमें याद है कि खान साहब बिल्कुल ही पॉपुलर नहीं थे और पीडीएम कुछ ना कुछ मोमेंटम उठा रही थी। पॉपुलर तरीन तो उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं और इस चीज़ का पाकिस्तान के सियासतदान को ख्याल होना चाहिए। काश आज अब आके तो हमारा स्टेट इस बात को सीख ले, इस बात के ऊपर काबिज हो जाए कि ये जो इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, ये ना इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतरी होती है। आप आज देख लें कि हमारे इंस्टीट्यूशंस की गुडविल कहाँ खड़ी है। अगर कोई कहता है कि इन इंस्टीट्यूशंस की गुडविल वही है जो आज से 20-25 साल पहले थी, तो मैं तो धड़ल्ले से कहूँगा कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। आप आज देखें कि पाकिस्तान की अदलिया की गुडविल कहाँ खड़ी है। क्यों? पॉलिटिकल फैसले करने की वजह से। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन कभी कोर्ट में नहीं होते। आप ये देख लें कि हमारे आर्म्ड इंस्टीट्यूशंस की गुडविल कहाँ खड़ी है, किस वजह से? क्योंकि पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व किया। अब बैठ के हम लोग इस बात को समझ लें कि जिन इंस्टीट्यूशंस का सियासत से कुछ लेना देना नहीं है वो अलग हो जाएं, और ये जो सारा मसला है इलेक्शंस कब होने हैं, कैसे होने हैं, कितने पैसे देने हैं, आईएमएफ से क्या निगोशिएशन करनी है, पाकिस्तान का सियासतदान बैठकर कोई ना कोई आगे फ्यूचर का प्लान दे, कोई एक्शन शॉर्ट आउट करे। मैं बस आखिरी बात करके आपकी तरफ वापस आऊं कि इंडिया का मैं आपको बार बार मिसाल देता हूं। 1991 की फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं आईएमएफ का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, मुझे अपनी ऑपोजिशन से हेल्प चाहिए। बीजेपी आरएसएस उस वक्त ऑपोजिशन में थी। उन्होंने कहा आप हमें कॉन्फिडेंस में लेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। और फिर ये इंडिया ने करके दिखाया इकोनॉमिक मैरिकल कि आईएमएफ का वाकई इंडिया का वो आखिरी प्रोग्राम था। मलेशिया में मुताहिर मोहम्मद ने ये काम करके दिखाया। वो मलेशिया का आखिरी आईएमएफ का प्रोग्राम था। क्यों पाकिस्तान का सियासतदान अपनी जो 1.5 इंच की मस्जिद है उसको पीछे रख के पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं काम कर सकते? सही। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, क्या मुल्क में नए सियासी मैंडेट की जरूरत है कि नया मैंडेट लिया जाए?
देखिए अपना मीर साहब इसमें दरमियान में यकीनन खान साहब की तरफ से बड़ी इंट्रांसिजेंस रही और खान साहब की तरफ से बारहा जो है ना उन्होंने रिजेक्ट किया कि जी मैं करप्ट से बात नहीं करूंगा, मैं जो है ना इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन रिसेंट दो तीन इवेंट्स हुए हैं, आई थिंक उसको मेरे ख्याल में पीडीएम की गवर्नमेंट ने खुद सबूताज किया है। एक एफर्ट ये था कि एक स्टेज पे जिस तरह मैं आपको कहता था कि जी ये जो रेजिग्नेशन है नेशनल असेंबली से ये गलत फैसला था और उससे जो है एक बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ गए खान साहब जिससे उनको नुकसान होगा। और एक स्टेज में शायद उन्होंने रियलाइज किया, कोर्ट्स ने भी उनको एडवाइस किया, लेकिन ये कि जब उन्होंने कोशिश की वापस जाने की असेंबली के अंदर तो उसको पीडीएम की गवर्नमेंट ने सबूताज किया, स्पीकर साहब ने उसको सबूताज किया। उस स्टेज पे अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लेते असेंबलियों के अंदर तो मे भी सूरत जो है डिफरेंट होती। दूसरी चीज ये कि अभी 2 दिन पहले इससे ये जो उनकी जमान पाक जो रेड हुई या जो कल इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, इससे पहले उन्होंने फिर थोड़ा सा कंसीड किया और उन्होंने कहा कि जी मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, मुझे कोई बात करने में कोई कबाहत नहीं है। तो कहने का मकसद है कि वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनिंग दिखा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत उनको उसको अब ग्रैस्प करने को नहीं, वो चाहती है कि अब उसको बिल्कुल क्रश किया जाए। तो देखिए पॉलिटिकल लोग क्रश नहीं होते कभी भी, पॉलिटिकल लोगों की जो स्टैंडिंग होती है, मैं बैरिस्टर साहब से एग्री करूंगा कि ऊपर नीचे होती रहती है, पॉपुलैरिटी भी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आप पॉलिटिकल फोर्स को किसी तौर पे आप क्रश नहीं कर सकते। खान साहब जो भी आप कह लेंगे, खान साहब एक रियलिटी है, एक पॉलिटिकल रियलिटी है। अगर आप उसको उस अंदाज में नहीं लेंगे और लोग ये चाहेंगे कि जी अब उनसे कोई बहुत ही ज्यादा कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है कि जी उन्होंने बहुत से लोगों को चैलेंज कर दिया है, बहुत से ऐसे इदारों को चैलेंज कर दिया जो ये नहीं चाहते थे, तो अब उनको बिल्कुल एनहाइलेट किया जाए। तो अब इमरान खान को आप एनहाइलेट नहीं कर सकते। मेरी गो के जो आपको पता है कि मेरे काफी हद तक जो ना डिफरेंसेस भी रहते हैं पीटीआई की, हालांकि हम उनके अलायंस रहे, लेकिन मैंने जो भी बात होती है उनके हक में या उनके खिलाफ मैं करता रहता हूँ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि मेरी नज़र में 2 दफ़ा जो है ना खान साहब ने रिलेंट किया और पीडीएम की गवर्नमेंट ने उसको चांस को जाने दिया। एक जो असेंबली में वापस जाना चाह रहे थे और दूसरा अभी जब उन्होंने कहा कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल फोर्स को इस चीज़ को ग्रैस्प करना चाहिए। और मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात इस वक्त ऐसे हो गए कि जहाँ एक पॉलिटिकल कंसेंसस की, इकोनॉमिक कंसेंसस की जरूरत है। चाहे डार साहब बात तो करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, लेकिन कितना उन्होंने एफर्ट लिया है उस चार्टर ऑफ इकोनॉमी को जो है साइन कराने के लिए। यही डार साहब थे, यही हम थे, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। लेकिन अब क्या सिर्फ बात ही करनी है क्या? ये कि बाकी चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर आप जा रहे हैं तो जब तक आप जो अपोजिशन की जो भी फोर्सेज हैं होते हैं, जब तक आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते तो बाकी तो सारे 13 पार्टी गवर्नमेंट में बैठी हुई, उनको तो आप जब चाहे ले ले। लेकिन कहते हैं कि जो अपोजिशन के फोर्सेज हैं जब तक उनको नहीं लेते आप ऑन बोर्ड, और अगर हालात ये रहते हैं कि जी उनके घर के दरवाजे भी तोड़ेंगे, उनके घरों में भी घुसेंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब इसमें बेशक खान साहब कल गिरफ्तार हो जाते हैं, चलें जी आप ये भी कर लेते हैं, लेकिन अब जो उनकी जो भी पॉपुलैरिटी लेवल है वो तो अब कम होने को नहीं आ रही ना किसी भी सूरत में। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के अपने मफाद में अगर वो चाहते हैं कि वो नेगोशिएट करें, इलेक्शन प्रोसेस को नेगोशिएट करें, और मेरी नज़र में अब एक नए मैंडेट की तरफ हमें जाना चाहिए। अगर हम नहीं जाते तो उसके फिर नुकसान पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा खराब। आज इशारा दिया तो है कि एक साथ इलेक्शन होना चाहिए राना सनाउल्लाह ने कहा। अगर पहले इलेक्शन होते हैं 2 सूबों में तो फितना, फसाद, अनारकी, इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी डॉक्टर साहब। लेकिन जनाब आइन तो ये कहता है ना, आइन ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया कि अगर एक सूबा और ये पहली दफा हो रहा है, लेकिन ये कि आप नहीं निकल सकते हो 90 डेज की इलेक्शन से। सही। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, एक ऑर्डर है, और इसी भी मतलब आगे बढ़ रहा है, शेड्यूल आ गया है, नॉमिनेशन हो गई है, स्क्रूटनी हो रही है, तो मामला तो चल रहे हैं ना। आगे चल के किस स्टेज पे इसी को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो जाके सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि जी हमें फाइनेंस पैसा नहीं दे रही या हमें जो नहीं सिक्योरिटी मना कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो हाथ बांध के बैठी रहेगी? तो मैं समझता हूँ कि वे मौका जरूर है कि इस वक्त जो है ना पीटीआई के साथ नेगोशिएट किया जाए कि अगर हम नेशनल इलेक्शन करा दें तो आप हमें कितना टाइम दे सकते हैं प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए। ये अब सारा इशू है। अगर ये इशू नहीं तो आईनी पोजीशन यही है कि दोनों सूबों के इलेक्शन होने, वो उसमें 10 दिन, अगर 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन कोई लेट हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा कोई चारा नहीं।
डॉक्टर साहब स्पेस कम कर रहे हैं अपने लिए। अगर ये सियासी जमातें ऐसी, जैसे टीएलपी ने किसी दौर में फैजाबाद धरना किया था, उसके ऊपर पाबंदी लगी थी, उसको आप हम सब कहते थे ये बड़ी दहशतगर्दी है। अगर कोई मजहबी जमात करते हैं हम उनको भी यही के ताना देते हैं ये दहशतगर्दी है। सियासी जमात वही चीज कर रही है। आपको पता है कि टीएलपी के ऊपर भी पाबंदी लगी थी कुछ टाइम के लिए, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उस टाइम, और आपको पता है आज वही इमरान खान कर रहे हैं। अब तो ना ये पाकिस्तान सूबा सिंध में आ सकते हैं आप जिस तरह के हालात में। देखिए मैं मिर्जा बात कुछ अफवाह नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम सीधा साधा है ना ये कि यानी अब आप तस्लीम करें या न करें, लेकिन पीटीआई या इमरान खान साहब एक पोलिटिकल कुव्वत है जो कि इस वक्त एक जनरल ओपिनियन के बारे में ये है कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं। मतलब आज अगर आप किसी भी अवाम नार से पूछ ले या किसी भी इवन पीएमएलएन के अपने लोग जाती महफिलों में कंसीड करेंगे जी हमारी इलेक्शन नहीं बन रही पंजाब में, या केपी में जो दूसरी ताकतें हैं वो समझते हैं कि उनकी इलेक्शन नहीं बन रही। तो कहने का मकसद ये कि अब एक पॉलिटिकल टीएलपी का एक डिफरेंट इशू था, और उसके बारे में मैं इस वक्त ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन पीटीआई एज अ पॉलिटिकल फोर्स इस वक्त एक पॉपुलैरिटी की मैं समझता हूँ कि अपनी हाईएस्ट लेवल पे खड़ी है। अगर इस बात को आप तस्लीम नहीं करते, कोई भी इदारा या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई गवर्नमेंट इस चीज़ को अगर तस्लीम नहीं करती, तो मैं समझता फिर वो गलत फैसले करने जा रहे हैं, और गलत फैसलों का नतीजा हमेशा गलत होगा। बेशक चाहे खान साहब को एनिलेट कर दे, चाहे जो आप पीटीआई को बैन कर दे, चाहे आप जो कुछ भी आप कर ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यानी एक पॉलिटिकल कुव्वत को आप किसी भी आर्टिफिशियल मीन से नहीं खत्म कर सकते। ये चीज पीपल्स पार्टी भुगत चुकी है कि आर्टिफिशियल मीन हमें कितना खत्म करने की कोशिश की, हम तो उभर के वापस आते रहे। ये तो अब पीपल्स पार्टी की अपनी गलतियां हैं जिनकी वजह से पार्टी पॉपुलरिटी लूज कर रही है, लेकिन ये कि हम रिटर्न करते रहे। 97 हमारा सबसे खराब साल था, लेकिन हमारे पास 17 मेंबरान थे, लेकिन जो भी लोग हारे थे वो 70,000, 50,000, 60,000 वोट लेकर आ रहे थे। तो हम वापस आए 2002 में। 2002 में जबरदस्ती हमें बाहर बिठाया गया। 2007 में मोहतरमा की अनफॉर्चुनेटली शहादत होगी, जिसके नतीजे फिर पीपल्स पार्टी जो जीत के आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी पॉलिटिकल कुव्वत को बजोर बाजू आप नहीं खत्म कर सकते। उसके लिए आपको उसको पॉलिटिकली डिफीट करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि शायद अगर ये चेंज तब्दीली आई दरमियान में गई ना आती तो शायद खान साहब पॉलिटिकली डिफीट हो जाते, लेकिन अब तो स्टेज के ऊपर आपने उनको पॉलिटिकली बहुत ज्यादा, अब जो भी उनकी स्टैंड है आवाम उसको कबूल कर रहे हैं। यानी अच्छा या बुरा, मैं उनके साथ सहमत हूँ या नहीं, मैं कोई पीटीआई का मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा या बुरा इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। इस वक्त अवाम उन्नास खासतौर पर पंजाब के अंदर वो पीटीआई के साथ खड़े। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बेनाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, एक तनाव है, एक कशमकश है, सियासत वर्सेस रियासत है, और मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है एमएनए हैं, एमएनए रह चुकी हैं, वोकल हैं, बड़ी डायनामिक हैं, नुसरत वाइस साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी खान साहब की सियासत जो है वो रियासत को चैलेंज कर रही है, इससे सियासी नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को एज अ जमात और खान साहब को एज अ लीडर, क्या कहेंगी? आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, प्लीज दोबारा बोलिए। इमरान खान की सियासत जो है ना रियासत को चैलेंज कर रही है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में मुझे लेने का। इम्तियाज साहब देखें, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है कि लगता है कि कोई लिटरली आपका साबका वजीर आज़म नहीं है, वो चेयरमैन नहीं है किसी पार्टी का, वो क्रिकेट का बादशाह नहीं है जो आपके वर्ल्ड कप जीत के आया इस 75 सालों में, वो एक दहशतगर्द है। और उसके ऊपर किस किस्म के हमले हो रहे हैं, न सिर्फ उसके ऊपर बल्कि हमारे लोगों के ऊपर। आप ये देखें, जो हमारी आवाम है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जवान लड़के 20 साल 17 साल 18 साल इससे भी कम उम्र, उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं और इस बुरी तरह उनको मार रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं है। पत्थर किस तरह मारे जा रहे हैं, फिर शेलिंग किस तरह की जा रही है, और वो शेलिंग और उसके शेल जो हैं लोगों के सरों में लग रहे हैं। किस तरह हैदराबाद के खातून है उसके सर पे आके शेल का वो खोल लगा है, और अभी तक शी इज नॉट नॉर्मल, कि उसको बेइंतहा तकलीफ में है, वो सारा पूरा सर उसका गुम्मड़ से भरा हुआ है, और इसके अलावा लोगों की उंगलियां टूट रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, उनके सर फट रहे हैं,
कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। उसके बाद अगर वो जाके कहीं पे पत्थर कहीं से आ जाते हैं तो वो भी इल्जाम हमारे ऊपर लग जाता है कि खान साहब के घर से गुलेल दरियाफ्त कर लिए। भाई वाह वाह वाह, ये मेरे घर आए तो मेरे घर भी रखी हुई इंतहाई शानदार गुलेल। ये लोग शौक से रखते हैं, लोग अपने घर में बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, वो उनको निशानाबाजी सिखा रहे होते हैं। ये किस किस्म की बातें हैं? फिर वो गंदम का जूस था जिसको इन्होंने फरमा दिया कि जी शराब है, और शायद कुत्ते के बिस्किट थे जो ये सारे खा गए। मतलब ये किस किस्म के लोग हैं? उस पर इल्जाम हमारे ऊपर लग रहा है कि हम एक आदमी कानून की पाबंदी करते हुए वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है, अभी वो निकला ही है तो उसके ऊपर हमले शुरू हो गए। ये क्या हो रहा है मुझे बताएं। उसका घर जिस तरह तोड़ा गया है उस पर एहतजाज एहसन इंतहाई गुस्से में थे। वो कहते हैं मैं पिछले 50 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ, मेरे घर में गैस भरी हुई थी, शेल। आपने देखा खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कितने शेल थे, किस तरह ये मतलब क्या समझ रहे हैं भाई? कौन से टेररिस्ट आ गए यहाँ पे? खान साहब की जमात तो अकलौती जमात ऐसी है जो कि इतने बड़े बड़े, इतने लाखों की तादाद में लोग उनके जलसों में, जुलूसों में, रैलीज में होते थे कि वो जिस तरह शुरू करते थे बिल्कुल उसी तरह वो सारे डिस्पर्स होके अपने अपने घरों को चले जाते थे। हमें तो कभी ये हुआ ही नहीं कि कोई तकलीफकारी करनी है या डंडे सवाल करने या कुछ, लेकिन जिस तरह किया गया कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं किसके ऊपर, कि वो रैली जो इंतखाबात के लिए निकाली गई है कि अगले दिन इलेक्शन, कुछ दिनों बाद इलेक्शन है, चलो इलेक्शन की तैयारी के लिए रैली निकाली जाती है। वहां से निकल के ज़मान पाक से वहां तक जाना था, दादा दरबार तक, और क्या इन लोगों ने गदर मचाया, किस तरह मारा है उन लोगों को कि मतलब इनको कौन नजर आ रहे थे वहां पे? वो लोग क्या दहशतगर्द थे? वो लोग कौन थे? मुझे बताइए सिर्फ कि आपके शहरी हैं, आप अपनी एक पंजाब की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस, उसको अपने लोगों के खिलाफ वो कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लोग जो निहत्ते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है वो किस तरह मुकाबला करेंगे तुम्हारा? फिर ये फरमाते हैं कि पेट्रोल बॉम्ब बनाए इन्होंने, पेट्रोल बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री है वहां पे। पेट्रोल बॉम्ब कैसे बनता है? इस आईजी को इतनी अकल नहीं है कि वो शीशे की बॉटल में बन रहे होते हैं। प्लास्टिक की बॉटल नहीं गिर के टूटती, शीशे की बॉटल को गिरना होता है तो उसके बाद वो धमाका होता है बॉम्ब का। आप लोग बस सिर्फ वो जो बेगम साहब बैठी हुई हैं जो क्या कहा जाए, जो फरमाती है जी मैं हुक्मरान घराने की हूँ, जिनके बाप दादा ढक्कन चोर थे, गटर चोर थे, गटर के ढक्कन के चोर थे। टेलीफोन लाइन पर हैं नुसरत साहिबा, टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम कोई दहशतगर्द हैं, हमारे ऊपर जो हमले किए गए, हमारे बच्चों के ऊपर जो रेजिस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखें जितनी तैयारी थी, पेट्रोल पंप, ये सारी चीजें, क्या कहेंगे? मसला ये है कि पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के को मैं ये कहूँगा कि एक नवा अल्ताफ हुसैन लाहौर में पैदा हो चुका है। अल्ताफ हुसैन ने जो कुछ कराची को तबाह किया, अब इमरान खान और उसकी पीटीआई पंजाब को तहस नहस करेगी, इक्तिसादी तौर पर तबाह करेगी। अल्ताफ हुसैन भी तो गालियाँ देता था ना स्टेट के ख़िलाफ़, ये भी इस तरह की बातें कर रहा है। फिर कभी कह रहा है कि एक बात, कभी दूसरी बात, कभी तीसरी बात। ये क्लेशन को कराची में इस्तेमाल होती थी, ये सब चीज़ें जो एमक्यूएम करती थी वो अब एमक्यूएम पैदा हो चुकी है लाहौर में पीटीआई की सूरत में, और अल्ताफ हुसैन उसका लीडर बन गया है। अल्ताफ हुसैन की वो कहता था ना अरबाब रहीम कि मेरे अंदर जो है जाम सादिक की रूह आ गई है, तो इमरान खान के अंदर जो है अल्ताफ हुसैन की रूह आ गई है। तो अब ये है तबाही की बर्बादी कर रहा है, कभी कह रहा है एक बात, कभी दूसरी बात। पाकिस्तान में इस तरह की सियासत, इस तरह की टेररिज्म, इस तरह की जथागिरी नहीं चलेगी। वो अल्ताफ हुसैन की सूरत में हो, वो तालिबान की सूरत में हो, वो इमरान खान की सूरत में हो। अब जो उसके पीछे है वो वहाँ तो एमक्यूएम बन गई है, लाहौर की एमक्यूएम। ये पीपल्स पार्टी ने वो 1 साल 1.5 साल पहले क्या था, बिलावल ने ही कहा था कि भाई वहाँ एमक्यूएम जो है वो लाहौर में पैदा हो चुकी है, जिसका लीडर जो है बोनाफाइड लीडर इमरान खान है। बैरिस्टर साहब, क्या आपको लग रहा है कि वाकई निहत्ते थे वर्कर, जिस तरह रेजिस्ट कर रहे थे पुलिस के साथ, रियासत के साथ, उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा था? अब क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? एमएनए साहब का एमएनए कह रही हैं। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से देखूंगा। क्या था क्या नहीं ये तो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा, और मेरे ख्याल में ज़्यादातर ऐसे केसेस में उनको बच्चों को डिस्चार्ज मिल जाएगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैम कह रही थी हमारे बच्चे,
अगर वो वाकई हमारे बच्चे होते तो उनको ये तरगीब ना दी जाती कि आओ और पुलिस वालों से लड़ो, फिर उनको तरगीब ये दी जाती कि घर में बेटा बैठ के पढ़ो और किसी पोजीशन पे पहुंचो। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन कहता था कि घर का टीवी फ्रीज़र बेच दो और मेरी खातिर टीटी ले लो बिकॉज आई लव यू। यही चीज़ नवाज शरीफ भी कहता है जब वो बैठता है, जी आई लव यू, आगे से आवाज़ आती है आई लव यू टू, और वो जो बच्चा मोटरकेट के नीचे दे दिया था उसे शहीद जमहूरियत बना दिया। यही काम जरदारी साहब भी करते हैं कि वो जब जलसे में जाते हैं वो कभी यूँ पपियां कर रहे होते हैं। अब मैं तो ये परेशान हूं कि वो जलसे में उनकी पपियां ले कौन रहा होता है, लोग मुड़ क्यों नहीं जाते। लेकिन चलें, कॉमिक इफेक्ट असाइड, वो यूं लोगों को पपियां कर रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब बिलावल भुट्टो सिविल हॉस्पिटल जाते हैं तो बच्ची बाहर एम्बुलेंस में खड़ी रहती है, मर जाती है। ये हमारे सियासी लीडर हैं, इनको, ये हमारे बच्चे इनके लिए नहीं होते। ये बच्चे होते हैं नारे लगाने के लिए, पोलों पे चढ़ के झंडे लगाने के लिए, और इन लोगों के लिए मारे खाने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं होते। अगर ये वाकई हमारे बच्चे हों और वाकई इनको बच्चों की तरह ट्रीट करें, तो जैसे तमाम MNAs, MPAs और सेनेटर्स अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा ग्रामर स्कूल में जाके पढ़ो, उसके बाद फॉरेन डिग्री लेके आओ, फिर हम तुम्हें पार्टी की टिकट दिलाएंगे, या तुम CSS करके ब्यूरोक्रेसी में आ जाना, या वकालत के अंदर हाई कोर्ट आ जाना, या अच्छे इंजीनियर बन जाना, आर्किटेक्ट बन जाना। अगर ये हमारे वाकई हमारे बच्चे होते तो इनको फिर ये तरगीब दी जाती, ना कि ये कि अपने लीडर के लिए लड़ो और मरो। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया, आपने मैडम आपने दिया। जो मुल्क की सूरत हाल है, मैशियत आपके सामने है, सियासत आपके सामने है, एक इस्तेकाम की जरूरत है। जिस तरह हर कोई अपनी सियासत को देख रहा है, इस मुल्क को नहीं देख रहा, इस रियासत को नहीं देख रहा, और जिस तरह इदारों के सामने जिस तरह बच्चों को लाया गया, जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस नहीं चलेगी, रियासत के खिलाफ कोई भी इतना बड़ा ताकतवर नहीं होता जो रियासत को चैलेंज करे, रियासत को ललकारे, और कौमी इश्यूज के ऊपर और मुल्क की सियासत के लिए जो मसाइल हैं, एक नेशनल डायलॉग भी होना चाहिए। अपने सियासी रहनुमाओं को, अपनी अना को, अपनी ज़ात को, अपने ज़ाती मुफादात को दूर रखकर एक साथ बैठना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त।